नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 9 स्वतंत्रता युद्ध का अंतिम चरण भाग 2 देखने वाले। इसके पहले हम लोगों ने भाग 1 सीखा है। भाग 1 में कौन कौन सी प्रमुख बातें थी उसको फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ शॉर्ट में। उसके बाद फिर हम लोग भाग 2 पर चलेंगे। स्वतंत्रता युद्ध का अंतिम चरण। सबसे पहले 1935 ईस्वी का कानून, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ब्रिटिश सरकार ने 1935 में ऐसा कानून पारित किया था जिसमें जितना भी रियासतें थी या उनके कंट्रोल में जितना भी प्रांत था, भाग था, वह सब भारतीयों के नियंत्रण में आएगा, ऐसा कानून पास किया। उसके बाद फिर प्रांतीय मंत्रिमंडल 1935 के कानून के बाद 1937 में इलेक्शन कराए गए। ऐसे 11 प्रांतों में चुनाव हुए। 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जहां पर 8 प्रांतों में पूरी तरह से राष्ट्रीय कांग्रेस जीत करके आई, एक तरफा जीत करके आई। और जो 3 प्रांत थे वहां पर मिली जुली सरकार बनी। इस तरह से प्रांतीय मंत्रिमंडल की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में 8 प्रांत आए। प्रांत जैसे आज राज्य अलग अलग है, 28 राज्य है, और फिर बाकी के यूनियन टेरिटरीज 8 है। तो इस तरह से उस समय प्रांतों में विभाजित किया गया। तो ऐसे 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस जीत करके आई। फिर क्रिप्स योजना क्या है? स्टेफर्ड क्रिप्स को उस समय के जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा था भारत में ऐसी योजना लेकर के कि बाद में सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा, इस तरह की बातें करके भेजा था, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों का सहयोग या जो हमारे सिपाही थे, सैनिक थे, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और उस युद्ध में भारतीय सैनिक भी सहभाग ले इंग्लैंड की ओर से जापान के विरुद्ध। इसके लिए भी वह योजना थी, क्रिप्स की योजना थी कि भारतीयों को थोड़ा सा ऐसी उनके जो डिमांड्स हैं, उनकी जो मांगे हैं, उसको थोड़ा बहुत पूरा कर दिया जाए, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों का सहभाग मिले, सपोर्ट मिले। फिर द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीय कांग्रेस। उस समय के वायसराय थे लॉर्ड लेइंगथो ने घोषणा की कि इंग्लैंड युद्ध किस लिए लड़ रहा है? इंग्लैंड युद्ध इसलिए लड़ रहा है कि सभी जो देश हैं वह स्वायत्त हो, स्वतंत्र हो। इस पर राष्ट्रीय कांग्रेस ने आवाज उठाई कि अगर इंग्लैंड चाहता है, इंग्लैंड की मंशा है कि सभी देशों में लोकतंत्र बहाल हो, तो सबसे पहले उन्हें भारत को आजाद करना चाहिए, भारत को छोड़ना चाहिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह एक बहुत ही अच्छा मौका था उन अंग्रेजों के सामने अपनी शर्त रखने का, अपनी बात रखने का, कि सबसे पहले हमारे देश को छोड़ो तो हम आप लोगों को युद्ध में सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह की बातें थी। उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 ईस्वी में। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन यह शुरू किया गया, गांधी जी का नेतृत्व था उसमें। फिर भारत छोड़ो प्रस्ताव, अगस्त क्रांति मैदान में, ग्वालियर टैंक में, मुंबई में सभा हुई, जहां पर यह प्रस्ताव रखा गया कि गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होगी। और फिर प्रत्यक्ष रूप से जन आंदोलन की शुरुआत हुई, अर्थात पूरे देश में स्त्री, पुरुष, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी ने मिल करके एक आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा, जिसमें प्रमुख बात थी भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह सब पहले हम लोगों ने इस पाठ में, प्रथम भाग में देखा है। अब द्वितीय भाग पर हम चलते हैं। सबसे पहले भूमिगत आंदोलन। भूमिगत आंदोलन, अंडरग्राउंड मूवमेंट भी इसको कहा जाता है। भूमिगत आंदोलन क्या है? 1942 ईस्वी के अंत में जन आंदोलन में एक नया मोड़ आया। आंदोलन की बागडोर युवा समाजवादी कार्यकर्ताओं के हाथ में आ गई। और कौन कौन से कार्यकर्ता थे? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, छोटू भाई पुराणिक, अच्युतराव पटवर्धन, अरुणा सफली, यूसुफ मेहर अली, सुचेता कृपलानी, एस एम जोशी, सिरू भाऊ
लिमय, नागागोरे, यशवंतराव चौहान, वसंतदादा पाटिल, मगनलाल बागड़ी, उषा मेहता जैसे अनगिनत नेता अग्रसर थे। ये जितने भी नेता थे भारत के हर प्रांत से, एक एक कोने कोने से भूमिगत आंदोलन में सहभागी हुए। और युवा नेता थे, उनमें जोश था, वो अंग्रेजों को किसी भी तरह से यहाँ पर टिकने नहीं देना चाहते थे। तो भूमिगत आंदोलन की भूमिका क्या थी, उसमें किस तरह से काम करते थे ये नेता, उसके बारे में अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर अरुणा सफली, अच्युतराव पटवर्धन का फोटो दिया है। और भूमिगत आंदोलन के तहत ये नौजवान करते क्या थे? रेल पटरियों की तोड़फोड़ करना। रेल पटरियां जो अंग्रेजों द्वारा बिछाई गई थी, जल्द से जल्द सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, यह अंग्रेजों की नीति थी। फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहां के जो विदेशी चीजें थी हमारे देश में चारों तरफ बेचने के लिए लाई जाए, इसलिए रेल पटरियां बिछाई गई। तो रेल पटरियों का तोड़फोड़ करना, टेलीफोन के तार काटना, पुल उड़ाना जैसी गतिविधियों द्वारा आंदोलनकारियों ने संचार और सरकारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था। ये सारी जो व्यवस्थाएं थी अंग्रेजों के हाथ की। अब इस व्यवस्था को पूरी तरह से जब तक तहस नहस नहीं करेंगे, तब तक सरकार उनका सुनेगी नहीं। इसलिए अंग्रेजों को हटाने के लिए, भगाने के लिए उन्हें हर तरह से परेशान कर किया गया इन क्रांतिकारियों द्वारा, जिससे वो कम से कम इन सब चीजों से, आंदोलनों से डर करके, घबरा करके, परेशान होकर के हमारा देश छोड़ दें। ऐसी नीति इन युवा नेताओं की। संपूर्ण भारत में आंदोलन फैल गया। सिंध प्रांत में हेमू कलानी को समाचार मिला कि सशस्त्र ब्रिटिश सेना को ले जाने वाली रेल आ रही है। उसने अपने साथियों के साथ रेल की पटरियां ध्वस्त करने का प्रयास किया। न्यायालय ने उन सबको फांसी की सजा सुनाई। हेमू कलानी वो भी एक युवा थे। उनको पता चला, सिंध प्रांत के थे, सिंध प्रांत अब उसका कुछ हिस्सा पंजाब के पास है हमारे देश में, और अधिकतर जो भाग है सिंध का वह इस समय पाकिस्तान में। तो वहां के जो सिंध प्रांत के थे हेमू कलानी, क्रांतिकारी थे। उनको पता चला कि ब्रिटिश सेना को ले जाने के लिए एक रेलगाड़ी आई। उन्होंने रेल पटरियों को ध्वस्त करने का प्रयास किया, जिससे वो रेलगाड़ी न जा सके और किसी भी तरह से उनकी जो सेनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाए। अंत में उन्हें, हेमू कलानी व उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन सबको फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद वर्तमान में रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र का एक भाग है रायगढ़ जिला। करजत तहसील के भाई कोतवाल का आजाद दस्ता, नागपुर के जनरल आवारी की लाल सेना जैसे दलों ने कई महीनों तक सरकार की नाक में दम कर रखा था। मुंबई में विठल झवेरी, उषा मेहता और उनके साथियों ने एक गुप्त प्रसारण केंद्र स्थापित किया, उसे आजाद रेडियो कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि करजत, रायगढ़ जिले में करजत तहसील है, वहां पर आजाद दस्ता, भाई कोतवाल नाम के क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपना आजाद दस्ता बनाया। नागपुर में जनरल आवारी की लाल सेना थी। कई महीनों तक अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम करके रखा था। मुंबई में विठल झवेरी, उषा मेहता, उनके साथियों ने एक गुप्त रेडियो, और रेडियो का काम क्या है, अपने यहाँ से राष्ट्रभक्ति गीत का प्रसारण करना, रेडियो के माध्यम से लोगों तक जन आंदोलन को पहुंचाना। जहां जहां पर आंदोलन चल रहे हैं उससे जो भी संबंधित बातें हैं, सारे के सारे रेडियो के माध्यम से। और यह रेडियो का जो केंद्र था वह गुप्त था। अंग्रेजों को यह पता नहीं था कि कहाँ से समाचार लोगों तक पहुंचाने का काम ये क्रांतिकारी कर रहे हैं। तो इस तरह से जितना भी हो सका, उस समय के जितने भी युवा थे सभी लोगों ने कोशिश की किसी न किसी तरह से योगदान देने की, अपना बलिदान देने की। और ऐसे अनेक प्रसारण केंद्र कोलकाता, दिल्ली, पुणे में उस समय चल रहे थे, जिससे राष्ट्रभक्ति गीत प्रसारित किए जाए, लोगों में जोश लाने का काम ये रेडियो करते थे। और इनका केंद्र जो था वह गुप्त था। अंग्रेजों को पता ही नहीं चलता था कि लोगों तक बात कैसे पहुंच रही। समानांतर सरकार, यह भी एक प्रमुख बात है। समानांतर सरकार, समानांतर का मतलब है एक सरकार अंग्रेज की चल रही है, उसी के पैरेलल दूसरी सरकार चलाना। अर्थात जहां पर अंग्रेजों के कोर्ट कचहरी, बाकी का जो रेवेन्यू कलेक्शन का स्थान है,
उन स्थानों पर ही ये क्रांतिकारी जाते थे, वहां से अंग्रेज अधिकारियों को खदेड़ते थे और वहां पर अपनी सरकार स्थापित की। अर्थात जो भी रेवेन्यू, जो भी टैक्स, जो भी लगान लेना है वो लेते थे, और उसके बाद जो भी प्रजा के रक्षा के लिए एक सेना भी बनाई थी उन लोगों ने, और जो भी न्याय का जो भी काम होता था वह ये क्रांतिकारी करते थे। तो अर्थात अंग्रेजों को किसी भी तरह से टिकने नहीं देना चाहते थे, इसलिए समानांतर सरकार की स्थापना की थी। और यह सरकार बनी थी बंगाल में मिदनापुर, उत्तर प्रदेश में बलिया, और आजमगढ़ बिहार में भागलपुर, और पूर्णिया जिलों में समानांतर सरकारों का गठन किया गया था। अर्थात बंगाल में मिदनापुर, उत्तर प्रदेश में बलिया, और आजमगढ़ बिहार में भागलपुर, और पूर्णिया, इन जगहों पर समानांतर सरकारों का गठन किया गया। महाराष्ट्र के सातारा जिले में क्रांति सिंह नाना पाटिल ने 1942 ईस्वी में अंग्रेज सरकार को निरस्त कर समानांतर सरकार की स्थापना की। क्रांति सिंह नाना पाटिल महाराष्ट्र में सातारा जिले में इन्होंने समानांतर सरकार चलाई, अंग्रेजों की सरकार को पूरी तरह से बर्खास्त किया। कुंडल नामक क्षेत्र में क्रांति अग्रणी जीडी उर्फ बापू लाड के नेतृत्व में तूफान सेना की समानांतर सरकार का गठन हुआ। इस सरकार द्वारा राजस्व इकट्ठा करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, मैंने पहले ही बताया जैसा कि जो भी टैक्स अंग्रेज सरकार को दिया जाता था, अब यह सब लोग उस रेवेन्यू को, उस लगान को इकट्ठा करते थे, और जो भी कानून व्यवस्था बना करके रखना अपने क्षेत्र में बनाने का काम करते थे। अपराधियों को किस तरह से दंडित किया जाए, यह सब काम समानांतर सरकार करती थी। अर्थात जो भी सरकार काम करती थी अंग्रेजों की, उनको हटा करके स्वयं की सेना बनाना, स्वयं का जो भी लोग थे उनको नियुक्त करना, अपने लोगों को नियुक्त करके लगान वसूल करना, और प्रशासन के सारे काम देखना समानांतर सरकार का काम था। लोक न्यायालय बनाए गए जहां पर विवादों का जल्द से जल्द निपटारा होता था। इस तरह से, और लोग भी इन सब चीजों को स्वीकार करते थे। स्वीकार इसलिए करते थे कि क्योंकि जल्दी न्याय हो जाता था। साहूकारी प्रथा का विरोध किया गया, शराबबंदी की बात आई, जो कि समाज के लिए बहुत ही विघातक थे। ऐसी प्रथाएं, उसको बंद करने का काम किया गया। जाति भेद उन्मूलन, जो ऊंच नीच का भेदभाव था उसको खत्म करना, फिर साक्षरता का प्रसार करना, इस तरह के जो काम थे, अच्छे जितने भी काम थे, यह समानांतर सरकार कर रही थी। और इसमें भी सबसे अच्छी बात थी क्रांति सिंह नाना पाटिल की, यह सरकार बहुत दिनों तक चली। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व। 1942 ईस्वी के आंदोलन ने देशव्यापी आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया। स्वतंत्रता की प्राप्ति भारतीयों का लक्ष्य था, और इस लक्ष्य को पाने के लिए असंख्य भारतीयों को ने त्याग किया। अनगिनत लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी। आंदोलनकारियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें बंदी बनाकर रखने के लिए जेलें भी कम पड़ गई। भारत छोड़ो, मैं बताया 1942 ईस्वी में ग्वालियर टैंक, अगस्त क्रांति के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, मुंबई में वहां पर सभा हुई, और वहां से गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सभी लोग ऊंच नीच का भेदभाव भूल करके, स्त्री पुरुष, बच्चे, महिलाएं, सभी ने मिल करके इसमें सहभाग लिया। अंग्रेज सरकार कितने लोगों को बंदी बनाती, जगह ही नहीं थी जेलों में, भर भर करके जेलें पूरी तरह से भरी थी, स्थान कम पड़ गया, लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी, हर तरह से त्याग करने के लिए लोग तैयार थे। उनमें से प्रमुख थे साने गुरुजी, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज आदि के राष्ट्रभक्ति गीतों ने आंदोलनकारियों में चेतना का संचार किया। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। 1942 में जो आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई, शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन पूरे जोर शोर से जो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसे अगस्त क्रांति का नाम भी दिया गया। तो जो भी गीतकार थे, अच्छे अच्छे राष्ट्रभक्ति गीत, इसलिए राष्ट्र संत टुकड़ो जी, इन्हें राष्ट्र संत की उपाधि दी गई कि ऐसे देशभक्ति गीत जो लोगों में जोश भर दें, ऐसे गीतों का निर्माण इन लोगों ने किया। आजाद हिंद सेना, भारत छोड़ो आंदोलन शिखर पर था। उस समय भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अभूतपूर्व प्रयास किए। भारत की पूर्वी सीमा पर हजारों भारतीय सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार खड़े थे। ये सभी सैनिक आजाद हिंद सेना के थे, उनके नेता सुभाष चंद्र बोस थे। अब अंग्रेज
द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों का साथ ले रहे थे। तो यहाँ पर आजाद हिंद सेना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हजारों सैनिक लड़ाई करने के लिए अंग्रेजों से तैयार खड़े थे पूर्वी सीमा पर भारत की। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय सभा के एक महत्वपूर्ण नेता थे। 2 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का भार संभाला था। इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में उलझा हुआ है, इसका लाभ वो उठाना चाहते थे और भारत को आजादी दिलाना चाहते थे। उनके हिसाब से आसानी से आजादी नहीं मिलेगी, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति करनी चाहिए, लड़ाई करना चाहिए, लड़ाई करके अंग्रेजों को भगाना चाहिए। ऐसी सोच नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की थी। इसके लिए उन्होंने अपनी एक सेना भी बनाई थी और उस सेना का नेतृत्व स्वयं कर रहे थे और अंग्रेजों पर किसी भी तरह से सिर्फ दबाव की राजनीति न करके सशस्त्र क्रांति करके लड़ाई करके देश को आजाद कराना, ऐसी मंशा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी और वैसा वो प्रयास कर भी रहे थे। इसलिए अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने जापान से सहायता लेने की सहायता ली और उनके नेतृत्व में पूरी तरह से लड़ाई उन्होंने शुरू की और फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। क्योंकि उनके विचार जो कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस में जो लोग थे, नरम दल गरम दल, इस तरह की बात हम पहले पढ़ चुके हैं, उनमें इनके मतभेद हुए। उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की, क्योंकि उनके विचार जो थे काफी प्रखर थे और सशस्त्र क्रांति के हिमायती थे। सुभाष चंद्र बोस अपने भाषणों द्वारा अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने का आह्वान भारतीयों से करने लगे। परिणामतः सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया। सुभाष बाबू ने जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। इतने उनकी वाणी में इतना दम था, इतनी प्रखर भाषा होती थी कि अंग्रेजी सत्ता अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह से हिल चुकी थी। युवाओं में जोश भरने का काम इन्होंने किया। परिणाम तो अंग्रेजी सत्ता समझ गई कि सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़ी क्रांति करेंगे और उनका अंग्रेजों का वहां पर टिक पाना बहुत कठिन है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस को बंदी बना करके उन्हें कैद किया गया। वहां पर आमरण अनशन शुरू किया उन्होंने। आमरण अनशन का मतलब होता है अन्न जल हर चीज का त्याग कर देना। जब तक मेरे पास जीवन है तब तक मैं अनशन पर रहूंगा। आमरण, जब तक जीवन है अर्थात मर नहीं जाता तब तक मैं अनशन करूंगा। इस तरह का अनशन उन्होंने शुरू किया। इसके बाद सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया जेल से और अब घर में ही नजरबंद कर दिया। घर में नजरबंद कर देना अर्थात चारों तरफ अंग्रेजी जो सैनिक थे उनका पहरा, उनके घर के अगल बगल कहीं आ जा नहीं सकते थे और उनसे कोई मिलने नहीं आ सकता था। इसलिए इस तरह से उन्हें घर में ही बंदी बना दिया गया। 1941 ईस्वी के अप्रैल में वे जर्मनी पहुंचे। किसी तरह से वे भेष बदल करके अंग्रेजों की कैद से निकलने में कामयाब हुए और सीधे पहुंचे जर्मनी में। जर्मनी के रेडियो बर्लिन केंद्र से उन्होंने जनता से भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र युद्ध में हिस्सा लेने का आह्वान किया। इसी समय रासबिहारी बोस ने सुभाष बाबू को जापान आने का निमंत्रण दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से भेष बदल करके सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की कैद से निकल गए और उसके बाद सीधे जर्मनी पहुंचे। जर्मनी पहुंच करके बर्लिन रेडियो के माध्यम से सभी भारतीयों को आह्वान किया कि वे स्वतंत्रता युद्ध में सहभागी हो। उनकी जो बातें थी रास बिहारी बोस को पसंद आई। उन्होंने रास बिहारी बोस ने फिर उन्हें जापान में निमंत्रित किया। रास बिहारी बोस उस समय जापान में थे। 1915 ईस्वी से ही वे जापान में रह रहे थे। दक्षिण पूर्व एशिया के देश प्रेमी भारतीयों को संगठित करना उनका काम था। रास बिहारी बोस देश प्रेमी थे। भारत की जनता, उन्हें संगठित करने का काम वे जापान से कर रहे थे। इसलिए उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नाम की संस्था बनाई थी, संगठन स्थापित किया था। 1942 ईस्वी के पूर्वार्ध में जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया के उन प्रदेशों को जीत लिया जो प्रदेश अंग्रेजों के अधीन थे। वहां ब्रिटिश सेना में कार्यरत हजारों भारतीय सैनिक और अधिकारी जापान के हाथ लगे। युद्ध में बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों की एक पलटन कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में रास बिहारी बोस ने तैयार की, से आजाद हिंद सेना नाम दिया गया। आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना का नेतृत्व किया। यहाँ पर देखते हैं कि जापान ने भारत के जो पूर्वी प्रांत था वहां पर, आसाम का जो भाग था उस तरफ का, वहां पर पूरी तरह से क्रांति की और वहां के जो भी अंग्रेज सैनिक थे
भारतीय सैनिक थे जो अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे थे, उनको बंदी बनाने का काम जापान ने किया। भारतीय जो सैनिक थे, उनकी एक पलटन कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में रासबिहारी घोष ने तैयार की और उस सेना का नाम रखा गया आजाद हिंद सेना। अब आजाद हिंद सेना की स्थापना अगर पूछा जाता है किसने की, तो हम बता सकते हैं रासबिहारी घोष जी ने की। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी रासबिहारी बोस ने की थी। और भारतीय सेना जो उस समय थी, उसका नेतृत्व सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह जी ने किया था। 1943 ईस्वी के अक्टूबर महीने में नेताजी सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। सिंगापुर में उन्होंने सिंगापुर को भी जीत लिया था उस प्रांत को, और वहां पर आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। शाहनवाज खान, जगन्नाथ भोसले, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम कुमार सहगल आदि उनके प्रमुख सहयोगी थे। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन झांसी की रानी महिला पलटन की प्रमुख थी। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन जो उनकी सहयोगी थी, उन्होंने भी अपनी एक पलटन बनाई थी झांसी की रानी। महिला पलटन की प्रमुख कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन जी थी। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय जनता से आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसा आह्वान किया था कि भारत की जनता खून देने के लिए तैयार रहे। मैं इस देश को आजाद कराना चाहता हूँ, मुक्त कराना चाहता हूँ। इससे इनके इन बातों से लोगों में और भी जोश भरा गया, युवाओं में और भी देशभक्ति जागी। आजाद हिंद सेना का पराक्रम। नवंबर 1943 ईस्वी में जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, समुद्र के अंदर अगर हम देखेंगे तो नक्शे में, मैप में भारत में दिखाई देगा। तो आजाद हिंद सरकार को सौंप दिया और उसका नाम शहीद और स्वराज रखा गया। अंडमान और निकोबार दो द्वीप आजाद हिंद सेना ने जीता और उसका नाम शहीद और स्वराज रखा। 1944 ईस्वी में आजाद हिंद सेना ने म्यांमार का अराकान प्रदेश अपने नियंत्रण में कर लिया। असम की पूर्वी सीमा की चौकियां जीत ली। इसी अवधि में आजाद हिंद सेना को जापान से प्राप्त होने वाली सहायता बंद हो गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जापान की स्थिति युद्ध में बहुत ही खराब हो गई थी। जापान के सहारे से, सपोर्ट से ही आजाद हिंद सेना लड़ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ। परिणामतः इम्फाल का अभियान अधूरा रह गया। परंतु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आजाद हिंद सेना के सैनिक पूरी जीवटता के साथ लड़ते रहे। लेकिन इसी अवधि में जापान ने आत्मसमर्पण किया। अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के जो प्रमुख शहर थे, उस पर बम बरसाए, जिसके कारण जापान की स्थिति पूरी तरह से, जापान ध्वस्त हो गया। जापान जब पूरी तरह से कमजोर हो गया तो आजाद हिंद सेना का जो प्रमुख सहयोगी था जापान देश, उसका साथ छूटने के कारण जो आजाद हिंद सेना थी कमजोर पड़ गई। फिर भी पूरी जीवटता के साथ लड़ रहे थे, लेकिन उस सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी का विमान दुर्घटना में निधन हुआ। ऐसी परिस्थिति में आजाद हिंद सेना को अपने हथियार डालने पड़े। इस प्रकार आजाद हिंद सेना द्वारा किए गए युद्ध का रोमहर्षक, बहुत ही रोमहर्षक युग था, वह समाप्त हुआ। अर्थात पूरी तरह से भारत में अंग्रेजों को हराते हुए आजाद हिंद सेना आ रही थी, किंतु बीच में इस अभियान को छोड़ना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु भी हो गई जापान दुर्घटना, विमान दुर्घटना में, और जापान पर बम बरसाए गए, जिसके कारण जापान की अवस्था अत्यंत विकट हो गई, जिसके कारण आजाद हिंद सेना के जो सिपाही थे उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा और यहाँ पर उन्हें हथियार डालना पड़ा। आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद सेना के अधिकारियों पर राजद्रोह का अभियोग चलाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू जैसे निष्णांत और बुद्धिमान विधि विद्वानों ने उनके बचाव का कार्य किया, परंतु सैनिकी न्यायालय ने उन अधिकारियों को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फलतः भारतीय जनता ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रखर असंतोष उत्पन्न हुआ। अंततः सैनिकी न्यायालय द्वारा दी गई सजाएं सरकार को निरस्त करनी पड़ी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आजाद हिंद सेना के जो भी सिपाही थे, वीर सिपाही थे, देश के लिए लड़ रहे थे, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया अंग्रेजी सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा। और इनके खिलाफ
पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू जैसे जो बुद्धिमान उस समय के बैरिस्टर थे, वकील थे, उन लोगों ने इन सैनिकों के लिए लड़ाई लड़ी। पूरे देश से आवाज उठी। उसके बाद इन सैनिकों को न्यायालय द्वारा छोड़ना पड़ा। उनकी जो सजाएं थी, आजीवन कारावास की जो सजा दी गई थी, उसे रद्द करना पड़ा। भारतीय नौसेना और वायुसेना का विद्रोह, यह भी एक प्रमुख विद्रोह है। आजाद हिंद सेना से प्रेरणा पाकर हमारे देश के जो नौ सैनिक थे, वायु सैनिक, इन लोगों में भी असंतोष निर्माण हुआ। उस समय अंग्रेजों का राज था। इसलिए जो भारतीय नौसेना थी, वायुसेना थी, यह सब अंग्रेजों के अधीन थी। लेकिन उन लोगों में भी असंतोष निर्माण हुआ और उसका विस्फोट 18 फरवरी 1946 को मुंबई में ब्रिटिश युद्धपोत तलवार पर हुआ। सैनिकों ने युद्धपोत पर तिरंगा ध्वज लहराया, अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध नारे लगाए गए। ब्रिटिश सरकार ने सेना भेजकर नौ सैनिकों पर गोलियां चलाई। इसका जवाब भी विद्रोहियों ने गोलियों से दिया। मुंबई के श्रमिकों और आम लोगों ने नौ सैनिकों का समर्थन किया। अंततः सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मध्यस्थता की और नौसैनिकों ने अपने शस्त्र नीचे रखे। इस तरह से हम देखते हैं कि नौसेना और वायुसेना जितने भी थे, उनमें भी विद्रोह हुआ, क्योंकि हम किसके खिलाफ गोलियां चला रहे हैं? हम अपने सैनिकों के खिलाफ ही गोलियां चला रहे हैं। भले अंग्रेज सरकार के अधीन हम काम कर रहे हैं, किंतु जब भी गोलियां चलती है तो कोई भारतीय व्यक्ति शहीद हो रहा है, और जो गोली मारने वाला है वह भी भारतीय व्यक्ति है। ऐसा लोगों के मन में विचार आया, इसलिए सैनिकों ने भी विद्रोह की बात आई और सैनिकों ने भी विद्रोह किया। उसमें से ही एक युद्धपोत तलवार, तलवार एक युद्धपोत है जो पानी में नौकाएं होती है, उसमें तलवार युद्धपोत, उसका नाम है तलवार युद्धपोत का। वहां पर भी सैनिकों ने विद्रोह किया, उसके खिलाफ सेना भेजी गई, आपस में लड़ाई हुई। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मध्यस्थता करके इस युद्ध को विराम दिया। नौ सैनिकों ने अपने शस्त्र नीचे रखे। मुंबई में हुए नौसैनिक विद्रोह के समर्थन के लिए दिल्ली, लाहौर, कराची, अम्बाला, मेरठ आदि स्थानों पर वायुसेना के अधिकारियों ने भी हड़ताल की घोषणा की। यह विद्रोह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष की भावना की पराकाष्ठा तक पहुंचने का सूचक था। इस प्रकार 1942 ईस्वी से 1946 ईस्वी के अवधि में भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव चरमरा गई। भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा भारतीय जनता का ब्रिटिशों के प्रति प्रखर विरोध अभिव्यक्त हुआ। हम देखते हैं अब सेना में विद्रोह हो गया, और उसकी जो प्रतिक्रिया थी, दिल्ली, लाहौर, कराची, अंबाला, मेरठ, भारत के बड़े जो प्रांत थे जहां पर वायुसेना थी, वायुसेना ने भी नौसेना का समर्थन किया। कई जगह पर हड़ताल रखी गई। अंग्रेजी जो सत्ता थी, पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता हिल चुकी थी, क्योंकि अब सैनिकों में भी भावना आ गई थी देशभक्ति की, अपने देश के लिए जज्बा आ गया था। इसलिए अब अंग्रेजों का यहाँ पर टिक पाना मुश्किल था। तो 1942 से लेकर के 1946 की जो अवधि है, जो समय भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था और ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से हिल चुकी थी। नौसेना और वायुसेना अंग्रेज सत्ता के आधार स्तंभ थे। ये भी अब ब्रिटिश विरोधी बनने लगे थे। इन सभी घटनाओं के फलस्वरूप भारत पर अपनी सत्ता दीर्घकाल, बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक बनाए रखना अंग्रेजों के लिए कठिन था। यह बात अंग्रेजों के मन में आ चुकी थी, क्योंकि जब सेना ही विद्रोह कर देगी तो सत्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। ऐसा अंग्रेजों के मन में बात आ चुकी थी, समझ चुके थे वे। अब यहाँ पर स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। यहाँ पर आएगा विनोबा भावे पहले रिक्त स्थान में। 1942 ईस्वी के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। हम लोगों ने देखा ग्वालियर टैंक अगस्त क्रांति मैदान भी जिसे कहा जाता है, वहां पर सभा हुई और उसके बाद शुरू किया गया। अगस्त में शुरू हुआ था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। नवंबर 1943 ईस्वी में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप, यहाँ पर आएगा अंडमान निकोबार, दो द्वीप थे, जिसे शहीद और स्वराज्य नाम दिया। आजाद हिंद सेना ने जीता था। नवंबर 1939 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। 1939 ईस्वी में 1937 में हम लोगों ने देखा कि 8 प्रांतों में राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से जीत करके आई। लेकिन जब स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आए, क्रिप्स योजना लाई गई, जिसके अंदर भारत की पूर्ण स्वाधीनता की बात नहीं कही गई थी, इसके विरोध में, अर्थात भारत को पूरी तरह से आजादी नहीं दे रहे थे,
अंग्रेज। इसके खिलाफ जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो प्रांतीय मंत्रिमंडल था, 8 राज्यों में 8 प्रांतों में जो उनकी सत्ता थी, सभी ने मिलकर के त्याग पत्र दे दिया। आजाद हिंद सेना को शस्त्र नीचे रखने पड़े। हम लोगों ने देखा कि जापान द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह से परास्त हो चुका था। अमेरिका ने कई प्रांतों पर उसके बम बरसाए थे और आजाद हिंद जो सेना थी जापान की मदद से लड़ रही थी। और दूसरी बात, आजाद हिंद सेना के जो प्रमुख थे, मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे थे सुभाष चंद्र बोस, उनका विमान दुर्घटना में निधन हो गया। आजाद हिंद सेना पूरी तरह से लाचार हो चुकी थी, फिर भी बड़ी जीवटता से लड़ने के बाद भी सभी को अपने शस्त्र नीचे रखने पड़े। आजाद हिंद सेना ने आत्मसमर्पण किया। जापान, इसमें दो प्रमुख कारण है कि जापान का द्वितीय विश्व युद्ध में परास्त होना और दूसरा सुभाष चंद्र बोस जी का विमान दुर्घटना में निधन होना। यह दो बातें प्रमुख थी जिसके कारण आजाद हिंद सेना को शस्त्र नीचे रखने पड़े। समानांतर सरकार जनता के लिए प्रेरणा स्थान हुई। समानांतर सरकार क्या थी? सरकार के पैरेलल दूसरी सरकार बनाना। क्रांति सिंह, नाना पाटिल का उदाहरण हम लोगों ने सातारा में देखा। तो प्रेरणा स्थान क्यों बना? क्योंकि सरकारी जो कामकाज था वह पूरी तरह से समानांतर सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। जो भी राजस्व की वसूली होती थी समानांतर सरकार स्वयं करती थी। कानून व्यवस्था बनाने का काम स्वयं करती थी। जो भी अपराध करता था उसे दंडित करने का काम समानांतर सरकार के लोग करते थे। इस तरह से समानांतर सरकार जनता में प्रिय थी। तुरंत न्याय मिल जाता था, राजस्व का सही उपयोग होता था और यह लोगों के बीच बहुत ही अच्छा संदेश था कि समानांतर सरकार के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए समानांतर सरकार जनता के लिए प्रेरणा स्थान साबित हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। और फिर तूफान सेना के जीडी उर्फ बापू लाड यह संस्थापक थे। धन्यवाद बच्चों, उम्मीद है पाठ समझ में आया होगा।